welcome back guys. In this particular video we are going to quickly revise ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज. देखो ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज इसमें दो पार्ट है. एक तो ऑडिट अंडर इनकम टैक्स लॉज एंड जीएसटी लॉज. जो जीएसटी लॉज वाला पार्ट है वो अपना सिलेबस से हट गया, अच्छी बात है. तो अभी के लिए अपना सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो टैक्स ऑडिट है वही अपना एप्लीकेबल सिलेबस है. यू गाइस कैन एक्सपेक्ट, देखो पहले इसका वेटेज हुआ करता था 10 से 12 मार्क्स का, अभी जीएसटी ऑडिट हट गया तो यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 8 मार्क्स in exam, right? Okay, first of all we would like to learn and understand applicability of tax audit. Okay, तो our concept number 1 is applicability of tax audit. देखो tax audit applicable जो होता है, this is under section 44AB of income tax act. तो इसमें मैंने A B C E D तो 5 क्लॉजेज है, हर एक क्लॉज के अंडर एप्लीकेबिलिटी आता है. तो 44AB क्लॉज ए, तो बिजनेसेस, देखो जहाँ पे ये जो क्लॉज ए है दिस इज एप्लीकेबल टू बिजनेस. अभी कोई भी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे टर्नओवर इज ग्रेटर देन 1 करोड़, तो ये जो 1 करोड़ यहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है. Limit has been increased to 10 crores with effect from assessment year 2021 for assessee whose cash receipts and payments does not exceed 5% of total receipts during the year. तो ये पहले 5 करोड़ का लिमिट था, जो कैश बैंकिंग चैनल्स में से अगर 95% आपका आ रहा है या तो जा रहा है, इन दैट केस पहले 5 करोड़ लिमिट था, अभी 10 करोड़. तो ये केस में अगर बिजनेस का टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, इन दैट केस टैक्स ऑडिट वुड बी एप्लीकेबल. तो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट हो गया. यहाँ पे मैं एक आप लोगों को स्टार मार्क करा देता हूँ बिकॉज दिस इज एन अमेंडमेंट. ओके, देन प्रोफेशनल क्लॉज नंबर बी इज फॉर प्रोफेशनल. तो प्रोफेशन के केस में जहाँ पे रिसिप्ट इज मोर देन 50 lakhs, तो ये केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा. तो ये जो दोनों से क्लॉज है, क्लॉज ए क्लॉज बी, यहाँ पे ऑल एसएससीज आर कवर्ड. तो क्या बोला मैंने, ऑल एसएससीज आर कवर्ड. नेक्स्ट क्लॉज सी इज प्रिजम्पटिव. देखो क्लॉज सी, ई एंड डी ये तीनों ही है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन केस. तो क्लॉज सी में क्या है, ये कंपल्सरी क्लॉज सी इज, क्लॉज सी टॉक्स अबाउट कंपल्सरी प्रिजम्पटिव स्कीम्स. अभी कंपल्सरी प्रिजम्पटिव स्कीम कौन सा है, बिजनेसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE. 44AE क्या बोलता है, ट्रांसपोर्टेशन. 44AE इज ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस. देन 44BB नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन मिनरल ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल बिजनेस. नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल बिजनेस. देन 44BBB ये क्या है, फॉरेन. यहाँ पे देखो 44BB में सिर्फ नॉन रेजिडेंट बोला है, मतलब कंपनी इंडिविजुअल सब कवर्ड है. 44BBB इज ओनली एप्लीकेबल फॉर फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्न की पावर प्रोजेक्ट्स. तो ये हो गया कंपल्सरी वाला केस. देन clause E, that is presumptive under section 44AD. 44AD is for small businesses and 44ADA is for small professionals. तो यहाँ पे ये दो सेक्शन है, दिस इज ऑप्शनल प्रिजम्पटिव स्कीम्स एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ कंपनी एंड LLP. ओनली इंडिविजुअल हो सकता है, HUF हो सकता है, उनको एप्लीकेबल है. कम इंडिविजुअल HUF मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF एंड फर्म एंड नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी एंड LLP. तो 44AD में स्मॉल बिजनेसेस, देखो इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप नॉट बीइंग LLP, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़. यहाँ पे लिमिट क्या है, टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, डिक्लेयरिंग इनकम लेस देन 8% और 6%. देखो प्रिजम्पटिव के बेसिस में 8% और 6% ऑफ द टर्नओवर प्रिजम्पटिव डिक्लेयर करना होता है. यहाँ पे एसएससी क्या चाह रहा है कि वो प्रिजम्पटिव में नहीं जाएगा, तो उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है एंड ही वांट्स टू शो अ डिक्लेयर शो एन इनकम विच इज लेस देन द प्रिजम्पटिव स्कीम एंड ही इज डिक्लेयरिंग इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. ये एक मैंडेटरी
कंडीशन है डिक्लेयरिंग इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये दोनों सेक्शन में डिक्लेयरिंग इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अभी यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है, सेक्शन 44AD नॉट एप्लीकेबल टू कमीशन और ब्रोकरेज एजेंट्स। सेक्शन 44AD नॉट एप्लीकेबल टू कमीशन ब्रोकरेज एजेंट्स। और यहाँ पे देखो, इफ द बेनिफिट ऑफ 44AD इज टेकन देन कंटिन्यू ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस फॉर नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स। इफ वायोलेटेड मतलब अगर वो 44AD से निकलना चाहते, इफ वायोलेटेड देन नो 44AD बेनिफिट फॉर 5 assessment years from the year of violation. If assessee wants to declare lesser income then need to get his books of accounts audited under 44AB. तो वो लोअर इनकम दिखाना चाहता है, इसीलिए वो दूसरा रूट से घूम के वो आ रहा है टैक्स ऑडिट के स्कीम में। देन क्लॉज नंबर डी इज प्रिजम्पटिव section 44ADA, that is small professionals, applicable to individual HUA partnership firm not being LLP where receipts is less than equal to 50 lakhs and declaring income less than 50% of receipts। मतलब नॉर्मल कोर्स में यहाँ पे प्रिजम्पटिव में 50% ऑफ रिसिप्ट दिखाना होता है, बट वहाँ से उससे नीचे दिखाना है। तो डिक्लेयरिंग इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो ये सारा केस अपना कवर हो जाएगा टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में। तो ये गाइज अपना एप्लीकेबिलिटी हुआ। देन बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन, देखो प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन है, प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर देयर एंड इट इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। तो प्रोफेशन क्या बोल रहा है, इट इज प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ कमोडिटीज। कंपनी कैन परफॉर्म बिजनेस, company can perform business but it cannot perform a profession। ठीक है, अभी एक डॉक्टर वाला एग्जांपल है, यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक्स, देखो उसका क्लिनिक है, जो क्लिनिक है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन। अगर डॉक्टर का एक नर्सिंग होम है तो नर्सिंग होम में बहुत तरह का पेशेंट हो सकता है, डॉक्टर का ओन पेशेंट एंड अदर पेशेंट, तो अदर पेशेंट को हम लोग बोलेंगे बिजनेस एंड ओन पेशेंट को बोलेंगे प्रोफेशन। देन डॉक्टर का एक मेडिकल शॉप हो सकता है, उसको बोलेंगे बिजनेस। तो ऐसा है बिजनेस एंड प्रोफेशन का क्लासिफिकेशन। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर। तो ऊपर यहाँ पे जो टर्नओवर कैलकुलेट करना होता है ना, 1 करोड़ 10 करोड़ 2 करोड़, तो वो टर्नओवर कैसे कैलकुलेशन होगा अपना, टू चेक द ये कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर टू चेक द applicability, to check the applicability of 44AB। 44AB का एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए अपने को टर्नओवर कंप्यूटेशन सीखना पड़ेगा। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर, इट एक्सक्लूड्स टर्नओवर और रिसिप्ट्स वेयर प्रिजम्पटिव बेसिस इज अवेलेबल। सबसे पहला क्या, it excludes any turnover or receipts where presumptive basis is available। अभी presumptive basis में क्या आता है, नॉन रेजिडेंट इन शिपिंग बिजनेस 44B, नॉन रेजिडेंट इन फ्रेट ऑपरेशन, देखो नॉन रेजिडेंट इन शिपिंग बिजनेस 44B, नॉन रेजिडेंट इन फ्लाइट ऑपरेशन 44B भी है, ये दोनों केस में मैंडेटरी प्रिजम्पटिव है। एंड 44AE 44BB 44BBB ये केस में डिक्लेरेशन अप टू और अबव द लिमिट, मतलब जो प्रिजम्पटिव बेसिस में जो टैक्स आ रहा है अगर वो और उससे ज़्यादा ऐसे से देना चाहता है तो ऑडिट ज़रूरत नहीं है। एंड डिक्लेरेशन बिलो ऑडिट लिमिट, अगर डिक्लेरेशन बिलो द लिमिट दे रहा है, इन दैट केस ऑडिट वुड बी एप्लीकेबल। तो एक्सक्लूड टर्नओवर और रिसिप्ट्स वेयर प्रिजम्पटिव बेसिस का कोई भी टर्नओवर रिसिप्ट होगा उसको एक्सक्लूड करके चलना होगा। नेक्स्ट, cannot add business turnover and professional receipt, cannot add business turnover and professional receipts। तो combine turnover of all business and receipt of all professions। तो तीसरा पॉइंट क्या है, हर एक बिजनेस को ऐड करेंगे एंड अगर प्रोफेशन का केस बनता है तो रिसिप्ट फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस विल बी देयर। तो बिजनेस और प्रोफेशनल का कॉम्बाइंड एग्रीगेशन नहीं होगा। अगर 3 बिजनेस है, तीनों बिजनेस का ऐड दिखाना, क्यूमुलेटिव टर्नओवर दिखाना होगा। अगर प्रोफेशन है, तीनों प्रोफेशन का क्यूमुलेटिव दिखाना होगा। इफ ईदर बिजनेस टर्नओवर और प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, तो ये अगर दिस एक्सीड्स लिमिट ऑडिट ऑफ ऑल बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर ये टर्नओवर जो क्राइटेरिया है उससे एक्सीड करता है तो ऑडिट ऑफ
अभी ऑडिट करना पड़ेगा कौन कौन सा बिजनेस का, ऑल बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड अगर बिलो लिमिट है नो ऑडिट रिक्वायर्ड, ठीक है। एप्लीकेबल तो सबके लिए एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल तो किसी के लिए नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स फ्रॉम टर्नओवर। जो एक्सक्लूजन है, देखो इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फ्रॉम टर्नओवर, अभी यहाँ पे जो एक्सक्लूजन्स है उसको अपने लेस करेंगे, जो इंक्लूजन्स है उसको ऐड करेंगे। तो इसमें मेजरली कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है, इसी को अपने को फोकस करना है। वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर, सेल्स रिटर्न, देखो वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर एनी सेल्स रिटर्न आर डिडक्टेड इवन इफ द रिटर्न्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑफ अर्लियर ईयर्स। अगर पुराना साल का भी कोई सेल्स रिटर्न है उसको भी हम लोग डिडक्ट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैश डिस्काउंट अदर, देखो कैश डिस्काउंट अदर देन अलाउड बाई cash discount other than allowed by cash memo or invoice is in the nature of finance charges and not allowed to be deducted from turnover। तो turnover से कौन सा cash discount deduct होगा, where the cash discount is allowed in a cash memo or invoice, दूसरा कोई भी deductible नहीं है। next चीज is special rebate allowed, special rebate allowed can be deducted only if in the nature of trade discount। any special rebate allowed can be deducted only if it is in the nature of trade discount। दूसरा कोई भी स्पेशल रिबेट होगा उसको फाइनेंस चार्ज का कैटेगरी में इंक्लूड करना होगा। ओके जो एक और चीज़ है यहाँ पे, जो आईडीटी कोई भी टर्नओवर में जो टर्नओवर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें समझो जीएसटी इंक्लूडेड है, तो अपने को जीएसटी इंक्लूसिव बेसिस में ही टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा एंड एक्सक्लूसिव नहीं करना होगा, ये चीज़ आप लोग याद रखना। चलो देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस फॉर टर्नओवर कंप्यूटेशन। एक तो है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस एंड ऐड देम, इग्नोर साइन। जो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है उसमें क्या करोगे आप लोग, समझो शेयर्स में ट्रेडिंग करता है बंदा, तो उसमें आपको वॉल्यूम देखना है, मतलब लॉस मेकिंग भी हो सकता है, मतलब सेल कर रहा है परचेज, अगर सेल कर रहा है नेगेटिव में जा रहा है, परचेज कर रहा है नेगेटिव में जा रहा है, सेल कर रहा है तो पॉजिटिव जा रहा है, तो सिग्नल ये जो साइन है उसको इग्नोर करोगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है आपको वो वॉल्यूम के बेसिस पे कैलकुलेट करके चलना है। देन कमीशन, ओनली कमीशन इज एडेड, ठीक है, मतलब जो कमीशन एजेंट है उसके केस में टर्नओवर में सिर्फ कमीशन आएगा, टोटल इनवॉइस वैल्यू नहीं आएगा। देन ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट का दो कैटेगरी है, एक तो जहाँ पे इंडिविजुअल टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स, देखो क्या कर रहे हैं, बुकिंग ऑफ इंडिविजुअल टिकट्स एंड होटल बुकिंग, ये केस में सिर्फ कमीशन टर्नओवर में लेंगे। जहाँ पे पैकेज टूर दे रहा है, नो ब्रेकअप इज अवेलेबल, इन दैट केस टोटल वैल्यू को अपने टर्नओवर में ले लेंगे। देन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जनरली एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के केस में जनरली हम लोग, देखो एक तो पॉइंट है जनरली कमीशन को ही हम लोग टर्नओवर में लेते हैं। अगर दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है, बल्क परचेज रीसेल, टोटल सेल्स वैल्यू है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हो। देन हायर परचेज, ऑल मनी दैट इज डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, जो भी है डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, ऑल मनी रिसीवेबल, सबको मिला के टर्नओवर अपने को दिखाना है। नेक्स्ट चीज इज टर्नओवर कंप्यूटेशन सर्टेन अदर इनकम्स, जहाँ पे ये स्पेशल आइटम्स है, दिस इज ऑल स्पेशल आइटम्स। तो स्पेशल आइटम्स टर्नओवर कंप्यूटेशन में आप लोगों को याद करके चलना है। इसको स्पेशल आइटम्स क्या है, फिक्स्ड एसेट, देखो फिक्स्ड एसेट का सेल, एक तो फिक्स्ड एसेट का जो सेल प्रोसीड्स है, फिक्स्ड एसेट का सेल प्रोसीड्स है, इसको टर्नओवर पे नहीं लेना है। देन जो प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल्स, इसको भी टर्नओवर पे नहीं लेना है। इन्वेंट्री,
इन्वेंट्री का जो सेल प्रोसीड्स होगा इसको भी टर्नओवर में नहीं लेना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स इसको भी नहीं लेना है। रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, देखो रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड इसको भी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है अनलेस इट इज़ अ बिजनेस। अगर बंदे का बिजनेस ही है प्रॉपर्टी रेंट में देना, इंटरेस्ट कमाना, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है उसका काम है इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाना, तो वो केस में इसको अपने इंक्लूड करेंगे, अदर केसेस में नहीं करेंगे। देन प्रॉफिट शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट शेयर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इसको भी टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करके चलेंगे। ये वाला वीडियो जो टैक्स ऑडिट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे इस वीडियो में, एंड इसके बाद वाला वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल द क्लॉजेज ऑफ फॉर्म 3CD। तो चलो सेक्शन 288 टैक्स ऑडिटर्स। अभी टैक्स ऑडिटर्स कौन लोग बन सकते हैं? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद इन द मीनिंग ऑफ a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act 1949 and he holds a valid COP। तो क्या बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? CA होना चाहिए एंड COP होना चाहिए एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। देन सेक्शन 288 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर्स के बारे में। सेक्शन 288 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ टैक्स ऑडिटर्स। यहाँ पे टैक्स ऑडिटर्स का कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, देखते हैं क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है। अभी अगर टैक्स ऑडिटर इंडिविजुअल है तो वो खुद का टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता है, वो केस में। देन इफ इट इज़ अ कंपनी सेम एज कंपनी ऑडिट, देखो कंपनी ऑडिटर का जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर सेक्शन 141(8) वो सेम यहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर HUF है वो केस में, अगर कंपनी है कंपनी ऑडिटर का जो डिस्क्वालिफिकेशन सेम एप्लीकेबल होगा। HUF के केस में उसका मेंबर्स एलिजिबल नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस के केस में उसका मेंबर्स एलिजिबल नहीं है, ट्रस्ट के केस में क्रिएटर्स ऑफ द ट्रस्ट, देन ट्रस्टीज और मैनेजर्स ऑफ द ट्रस्ट, और एंड एनी पर्सन हु होल्ड्स सब्सटैंशियल contribution, मतलब any person who makes substantial contribution greater than 50,000 रुपीज़। तो ये तीन केस में ये तीन लोग ट्रस्ट का टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। अदर्स के केस में पीपल हु आर ऑथराइज टू फाइल रिटर्न अंडर सेक्शन 139। जो अदर मतलब कौन सा बच गया यहाँ पे? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो वो सब केस में people who are authorized to file return under section 139 they are not allowed, and relatives of all above persons are also disqualified. Relatives of all the above persons are also disqualified to become a tax auditor. Next thing is part 2, assessee other than company। ये पार्ट 1 था डिस्क्वालिफिकेशन का। देन डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट 2 दैट इज assessee other than company। इन दैट केस देखो एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय, पार्टनर, एम्प्लॉय और ऑफिसर्स, देखो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉय, एनी पर्सन हु हैज बिजनेस रिलेशनशिप। अभी बिजनेस रिलेशनशिप का केस नॉट एप्लीकेबल दो केस में होता है, एक तो नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एंड जहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजैक्शन वो बिजनेस रिलेशनशिप है और या तो आर्म्स लेंथ प्राइस में है तो वो परव्यू में नहीं आता है, तो इन दैट केस बिजनेस रिलेशनशिप विल नॉट बी काउंटेड। देन CA पार्टनर रिलेटिव, ऊपर वाला केस में सिर्फ CA का डिस्क्वालिफिकेशन है, नीचे वाला CA पार्टनर और हिज रिलेटिव, ये वाला जो केस है ना, द CA हिमसेल्फ, जो ये ऊपर वाला केस था द CA हिमसेल्फ इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, ये केस में नहीं होगा। द CA हिमसेल्फ इज अ पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉय, नहीं कर पाएगा। द CA हिमसेल्फ इज हैविंग अ बिजनेस रिलेशनशिप, तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द CA और एनी पार्टनर और एनी रिलेटिव होल्डिंग, फर्स्ट पॉइंट इज होल्डिंग सिक्योरिटीज, second point is indebted to the company in excess of rupees 5 lakhs, third point is when he issues any guarantee or security to the company। अभी यहाँ पे देखो स्टार मार्क किया हुआ है
ओनली एग्जेम्पशन टू रिलेटिव अप टू ₹1 लाख इन ईच ऑफ द अबव केसेस। मतलब यहाँ पे जो सीए और पार्टनर, ये तो कोई भी अमाउंट के लिए अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, इंडेप्टेड ग्रेटर देन 5 लाख है, गारंटी सिक्योरिटी दिया, इन दैट केस ये लोग डिस्क्वालीफाइड है। बट रिलेटिव के केस में एक स्पेशल पॉइंट है, रिलेटिव के केस में ओनली एग्जेम्पशन टू रिलेटिव्स अप टू ₹1 लाख इन ईच ऑफ द अबव केसेस। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर फ्रॉड, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर फ्रॉड यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन है 10 साल के लिए। यहाँ पे देखो, क्लैरिफिकेशन ऑन एलिजिबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिटर। तो कोई भी टैक्स कंसल्टेंट है तो वो टैक्स ऑडिटर बन सकता है, बट इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ टैक्स कंसल्टेंट ऑफ अ कंपनी कैन बी इट्स टैक्स ऑडिटर बट इंटरनल ऑडिटर्स कैन नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस। तो ऑब्जेक्टिविटी उसका नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, ऊपर जो रिलेटिव चिल्ला रहे हैं ना गला फाड़ के, तो रिलेटिव का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट का एक बहुत अच्छा बात है कि ये रिलेटिव का डेफिनेशन देखो सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन लोग आते हैं? एक तो द इंडिविजुअल, his spouse, then individual का brother and his sister, then lineal ascendant मतलब step father included है, lineal descendant इसमें step son included है, ये सब लोगों का spouses भी included है। तो broad definition of relative। then ceiling limit, that is number of tax audits can be undertaken by a tax auditor। तो मैक्सिमम टैक्स ऑडिट कितना ले सकते हैं उसका लिमिट दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज 0, मतलब एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सा केस है? वेयर ही इज इन्वॉल्व इन एनी पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब। देखो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में है तो 0। नेक्स्ट, द लिमिट इज 60 टैक्स ऑडिट्स। इंडिविजुअल, अगर देखो, अगर ये जो इंडिविजुअल फर्म, मल्टीपल फर्म्स, ये है ना, ये ऑडिटर का बोल रहा है। व्हेन द ऑडिटर इज एन इंडिविजुअल 60 ऑडिट्स कैन बी अंडरटेकन, एंड ये जो लिमिट है पर पार्टनर है। फर्म के केस में नंबर ऑफ पार्टनर्स इंटू 60, मल्टीपल फर्म्स टोटल फॉर ईच पार्टनर का 60 है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो कंपनी ऑडिट में ऐसा नहीं है। ये लोग ये चीज़ स्पेसिफिकली याद रखना, लिमिट ऑफ वन पार्टनर कैन बी यूज्ड बाय अदर पार्टनर्स, इन कंपनी ऑडिट कैन नॉट यूज लिमिट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ये डिफरेंस है, याद रखोगे। देन काउंटिंग ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स, यहाँ पे देखो, ऑल टाइप ऑफ एसएससी, भले ही कॉरपोरेट हो नॉन कॉरपोरेट हो, सबको इसमें इंक्लूड करके चलना है। बट कुछ एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस मैं बता देता हूँ। 44AE, 44AD, 44ADA, ये सब अगर आप ये सब का अगर टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो उसको ये 60 का लिमिट में आप लोग नहीं लोगे। देन 44BB, 44BBB, अभी 44BB कौन सा था? मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन बाय नॉन रेजिडेंट। 44BBB टर्न की पावर प्रोजेक्ट बाय फॉरेन कंपनी, ये अगर रहेगा इसको आप लोग इंक्लूड करोगे। देन हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस काउंटेड एज वन, दो दो नहीं इसको काउंट करना है, एक ही काउंट करना है। मल्टीपल ब्रांचेस, इसको भी काउंट करना है एक। इन कंपनी ऑडिट लिमिट ऑफ वन कैन नॉट बी यूज्ड बाय अदर्स, कंपनी ऑडिट ऑफ ओनली ब्रांचेस इज नॉट काउंटेड। बट यहाँ पे काउंट होता है, अगर सिर्फ ब्रांच का भी ऑडिट करोगे तब भी काउंट होगा। तो ये क्या है? डिफरेंस विथ कंपनी, ये है डिफरेंस विथ कंपनी ऑडिट। देन कॉन्सेप्ट नंबर 9, ऑडिट रिपोर्ट अंडर टैक्स ऑडिट। कौन कौन सा फॉर्म्स कब एप्लीकेबल होते हैं उसका एक छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन अपने करेंगे। फॉर्म्स एप्लीकेबल डिपेंड्स ऑन वेदर ऑडिट इज कंडक्टेड अंडर एनी अदर लॉ। यहाँ पे एक आप लोग क्वेश्चन पूछोगे, क्या क्वेश्चन पूछना है?
इट डिपेंड्स ऑन वेदर ऑडिट इज कंडक्टेड अंडर एनी अदर लॉ। अगर इसका आंसर येस है, मतलब दूसरा कोई लॉ में ऑडिट कंडक्ट हो रहा है, दैट इज इफ ऑडिट अंडर कंपनी एक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट हो रहा है। नो कब होगा? जहाँ पे नो स्टैट्यूटरी ऑडिट। येस जहाँ पे है वहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म इज 3CA। तो देखो यहाँ पे 3CD तो दोनों में ही देना होगा, यहाँ पे 3CA 3CD, यहाँ पे 3CB 3CD देना होगा। तो पार्ट 1 क्या बोलता है? रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्ट 2 रिपोर्ट ऑन फॉर्म 3CD, मतलब 3CA में देना होगा रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 3CD है रिपोर्ट ऑन फॉर्म 3CD। तो स्टेटमेंट ऑफ 3CD क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स। तो पार्ट 1 में आप क्या दोगे? नेम, पैन नंबर ऑफ एसएससी, नेम ऑफ ऑडिटर, लॉ अंडर विच ऑडिट इज कंडक्टेड, मतलब कंपनीज एक्ट बोल दोगे। कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटैच करना है। 3CD में आप लोग क्या दोगे? वेदर 3CD में इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स, तो आपको बोलना होगा वेदर इट इज़ ट्रू एंड करेक्ट एंड इफ एनी क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशंस। देन 3CB में भी पार्ट 1 में रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेम, पैन नंबर, एसएससी, ऑब्टेन्ड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अटैच्ड। पार्ट 2 में क्या करोगे? रिपोर्ट ऑन 3CD, ट्रू एंड करेक्ट, whether the particular is true or correct and any qualification or observation of the auditor। तो यहाँ पे एक नोट है, situations where form 3CB is applicable even when audit is applicable under other law। दो ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे दूसरा लॉ में ऑडिट एप्लीकेबल है फिर भी 3CB एप्लीकेबल हो रहा है, नॉट 3CA। कौन कौन सा केस है? डिफरेंट ईयर, एक तो डिफरेंट ईयर का केस है, ऑडिट वाज कंडक्टेड फॉर अ डिफरेंट ईयर एंड नॉट इन द करंट ईयर। करंट ईयर में ऑडिट कंडक्ट नहीं हुआ है दूसरा लॉ में। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑडिटर वाज नॉट अपॉइंटेड और कंडक्टेड ऑडिट। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑडिट वाज एप्लीकेबल बट द ऑडिट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। तो दो पॉइंट है, एक तो ऑडिट कंडक्ट हुआ था दूसरा साल में, ये साल में नहीं हुआ। दूसरा क्या पॉइंट है? ऑडिटर वाज अपॉइंटेड, ऑडिटर वाज नॉट अपॉइंटेड और ऑडिट एप्लीकेबल था, हुआ ही नहीं है। देन रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट। फर्स्ट एक्सप्लेन पर्पस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म 3CA 3CB 3CD इन शॉर्ट। मतलब ये लिखने का तरीका एक्सप्लेन किया है। रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट में आप लोग क्या करोगे? फर्स्ट यू शुड एक्सप्लेन द पर्पस एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म 3CA 3CB 3CD इन शॉर्ट, देन ऑडिटर कैन प्रेजेंट हिज कंक्लूजन्स इन टू फॉर्म्स, रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। अभी रिपोर्ट क्या है? इट इज़, रिपोर्ट में ऑडिटर एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, सर्टिफिकेट कन्वेज एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स। रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू यूज होता है वर्ड, एंड सर्टिफिकेट में इट शैल बी द फ्रेज इज ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है, ऑन सर्टेन क्लॉजेज ऑफ फॉर्म 3CD बट इन सर्टेन केसेस ही गिव्स ओपिनियन ऑन क्लॉजेज। तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बस इतना याद रख लो रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट का डिफरेंस क्या है। देन कॉन्सेप्ट नंबर 11, पेनल्टी। If no audit under section 44AB is conducted, then penalty will be levied under section 271B। Quantum of penalty क्या है? रुपीज़ 1,50,000 और 0.5% of turnover, whichever is lower। तो क्या बोला मैंने? रुपीज़ 1,50,000, रुपीज़ 1,50,000 और 0.5% of turnover whichever is lower under section 271B if audit is not conducted under section 44AB। relief is there if reasonable cause of failure is shown to adjudicating authority। if the adjudicating authority is satisfied with the reasons given for not conducting audit, then penalty will be relieved। then revision of tax audit report, मतलब कौन कौन सा circumstances में an auditor can revise a tax audit report। generally देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? generally tax revision of tax audit report is not allowed, but some grounds are given in guidance note on tax audit। कहाँ पे दिया है? some grounds are given in guidance note on tax audit, these are exceptions। तो ये केस में ये जो exceptional circumstances है इसमें revision of tax audit is allowed। first point is if there is a change in law with retrospective effect। क्या बोला?
if there is a, देखो the first point is interpretation. देखो first point is if there is a change in law with retrospective effect or change in interpretation of law or revision of financial statement after tax audit report but before approval of financial statement. तो क्या बोला, revision of financial statement by the management after tax audit report but before approval of financial statement by बोर्ड टू, देखो इसमें क्या है, टू गिव इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस ऑडिटर में। अभी ये जो तीन केसेस है, पर्टिकुलर तीन केस क्या है, पर्टिकुलर तीन केस है, इफ देर इज अ चेंज इन लॉ विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और if there is a change in interpretation of law or if revision of financial statement after tax audit report issued but before approval of financial statement to give effect of such changes auditor may revise his tax audit report. तो to give effect of such changes the auditor may revise his tax audit report and he needs to indicate that it is a revised report. ये important है, ये important है, he needs to indicate that it is a revised report and not an original report. अगला अपना कंटेंट आ रहा है क्लॉजेज ऑफ फॉर्म 3CD. तो दिस इज़ मैं ऐसा बोलूँगा कि ये पार्ट 2 है अपना डिस्कशन का. देर आर इन टोटल 44 क्लॉजेज इन फॉर्म 3CD. तो ये क्लॉजेस को अपने डिस्कस करके चलेंगे. सो इट विल बी बेटर if we discuss these clauses in a separate video altogether. नहीं तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव लगेगा. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. एंड येस, ये सारा जो नोट्स है आप लोगों को, ये सब नोट्स इन केस आप लोगों को चाहिए देन मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया रहेगा. आप लोग वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके नोट्स अवेल कर सकते हो. और दूसरा तरीका क्या है, आप लोग मुझे मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपना नोट्स ले सकते हो. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद. मिलते हैं अगले वीडियो में.